नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। बाल विकास शिक्षा शास्त्र की क्लास नंबर 6 में सभी शिक्षकों का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है, आपके अपने शिक्षक भर्ती चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं बाल विकास शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। क्लास नंबर आपकी 6 है, छठवीं क्लास है। आई होप किसी कारण की वजह से आपने पिछली क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाया है, यही या कि आप हमारे चैनल में नए आए हैं, तो इसकी पिछली क्लासेस देखने के लिए आई बटन पे लिंक आएगा। इस वीडियो को देखने के बाद इस पिछली क्लासेस भी आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। तो चलिए दोस्तों, सिलेक्शन पाने के लिए एक बार वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। और यह पहला प्रश्न दोस्तों CTET में आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। जी हाँ दोस्तों, लाजवाब प्रश्न है, सभी लोग ध्यानपूर्वक प्रश्न को देखिए। कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल, पारिवारिक अपेक्षाएं, या आपके अंतर्निहित संभावित दंड। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, अंतर्निहित संभावित दंड, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देख रहे हैं दोस्तों, हर प्रश्न आपके सिलेबस के आधार पर है। आपको पता है हर क्लास आपके सिलेबस के आधार पर चलाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोस्की सहमत होते हैं। जो बच्चों के बारे में कथन दिया गया है और इन कथनों में से बताना यह है कि जो आपके मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोस्की हैं किस कथन से सहमत हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। या बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतरक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। तो वाइगोस्की के जिस कथन के विचार से वाइगोस्की सहमत हैं, तो वह आपका फोर्थ ऑप्शन है कि बच्चे जो होते हैं समवयस्क और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतरक्रियाओं के माध्यम से ही सीखते हैं। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। तीसरा प्रश्न है इस क्लास का, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीम या अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। जो भी नवीन जानकारी हो उसको शामिल करना हो, ठीक है, वर्तमान में, तो स्कीम या अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया वह क्या कहलाएगी? आत्मसातकरण कहलाएगी, समायोजन, अहंकृदित या अनुकूलन। तो कोई भी नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान अवधारणा में जो बदलाव की प्रक्रिया है वह आपकी आत्मसातकरण कहलाती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक करते जाएंगे, क्योंकि शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन सर्वोपरि है। आप सभी शिक्षकों को मेरा नमन है दोस्तों, सभी मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है। दोस्तों प्रश्न देखेंगे, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति को सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है। बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, प्रश्न समझिएगा। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है सहयोग देना, सहभागी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम, समीपस्थ विकास। तो पहले ही लाइन में आपका आंसर क्लियर हो गया। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, सहयोग से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सहयोग देना हो जाएगा। पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया दोस्तों, जीन पियाजे जी कि आप सभी लोग जानते हैं 4 संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं, जिनमें से एक अवस्था यह है, जीन पियाजे जी के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है, तो वह कौन से आएगा? तो मैं जानता हूं दोस्तों, मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूं कि संज्ञानात्मक विकास से जो जीन पियाजे की 4 महत्वपूर्ण है। पहली जो आपकी होती है संवेदी गामक अवस्था या गतिक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष तक होती है। इसके बाद होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो आपके 2 से 7 वर्ष तक के बच्चों के लिए होती है। फिर इसके बाद होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष तक के लिए बच्चों के लिए होती है। ठीक है,
और औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से अधिक बच्चों के लिए होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 से 7 वर्ष के लिए आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्या दिया गया है। हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना है दोस्तों। जी हाँ, राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं। प्रश्न आ चुका है, के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, किसके विचार हैं। स्किनर का विचार है, पावलोव का है, युग का है, या जीन पियाजे जी का है। दोस्तों किसके विचार से जो है बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, तो यह विचार आपके जीन पियाजे जी का है। ठीक है दोस्तों, किसका विचार है, आपके जीन पियाजे जी का है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सी टेट और एमपी टेट में आया हुआ प्रश्न है, वर्ग 2 में पूछा गया था आपके ग्रेड 2 में। ठीक है, ग्रेड 2 में पूछा गया प्रश्न है, क्या पूछा गया था। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से में भिन्न होता है, बजाय किसके बजाय होता है, कौन सा सही हो जाएगा। मात्रा, प्रकार, आकार, मूर्त परकता, प्रकार, मात्रा, आकार, किस्म। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पियाजे जी के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से क्या है, प्रकार में भिन्न होता है। पियाजे जी के अनुसार बच्चों का चिंतन जो है वयस्कों के प्रकार में भिन्न होता है, बजाय मात्रा के बजाय भिन्न होता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। मेरे सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक करते जाएंगे। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। वाइगोस्की के अनुसार दिया गया है दोस्तों, बच्चे सीखते हैं। आपके वाइगोस्की एक मनोवैज्ञानिक है, इनके अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से, अनुकरण से, या वयस्कों या समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं, एमपी टेट में आया हुआ प्रश्न है। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं संज्ञानात्मक विकास के चरण प्रस्तुत किए हैं, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, या नैतिक विकास के चरण। तो आप सभी को पता है कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए थे, क्या प्रस्तुत किए हैं, तो आपके नैतिक विकास के चरण कोहलबर्ग ने ही प्रस्तुत किए हैं। आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया दोस्तों। प्रश्न अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान जोड़ा है। अब देखिए सही मिलान जोड़ा का हमें चयन करना है। मूल संक्रियात्मक बच्चा जो होता है संधारण एवं वर्गीकृत करने योग्य होता है। औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा जो होता है अनुकरण, प्रारंभ, कल्पनात्मक खेल के होता है। शैशवावस्था जो बच्चा होते हैं वह तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम होते हैं। पूर्व संक्रियात्मक में बच्चा जो होता है निगमनात्मक विचार कर सकता है। तो एक सही जोड़ा यह है दोस्तों, पहला ही ऑप्शन है कि जो मूल संक्रियात्मक अवस्था बच्चा होता है जिसकी आयु कितनी 7 से 11 वर्ष होती है, वह बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने के योग्य हो जाता है। पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है। मेरे सभी प्यारे मित्र, मेरे सभी अध्यापक अध्यापिकाएं वीडियो को लाइक करते जाएंगे, सपोर्ट करें दोस्तों, अपने परिवार को, अपने शिक्षक भर्ती के चैनल को सपोर्ट करते रहें। प्रश्न आ चुका है कि कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। दोस्तों आधारभूत सहायता का उदाहरण कौन सा है, आइए देख लेते हैं। अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। ठीक है, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, यह क्या है, एक आधारभूत सहायता का उदाहरण हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है दोस्तों। ठीक है, लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है सामाजिक अन्योन क्रिया है, मानसिक प्रारूपों या का समायोजन होगा, या उद्दीपक अनुक्रिया का युग्मन होगा, या आपका संतुलन होगा। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का जो मूल कारण है वह आपके सामाजिक अन्योन क्रिया का है। यह सी टेट और एमपी टेट वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न है। किसका हो जाएगा, लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या हो जाएगा, सामाजिक अन्योन क्रिया हो जाएगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। 13 नंबर प्रश्न है, 13वां प्रश्न है। आपको पता है हर क्लास में महत्वपूर्ण 30 प्रश्न आपके किए जाते हैं। प्रश्न है दोस्तों, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर
कोहल भर के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा। यानी प्रश्न यह है कि कोई किसी बच्चे को जो दिया गया विशिष्ट उत्तर होता है, कोई बच्चा विशिष्ट उत्तर दे रहा है, तो वह कोहल भर के नैतिक तर्क के सोपान की विषय वस्तु की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो सामाजिक संकुचन अनुकूलन के, अच्छी लड़का लड़की अनुकूलन, कानून व्यवस्था या दंड आज्ञाकारिता। तो क्या हो जाएगा, अच्छा लड़का लड़की अनुकूलन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तीसरा ऑप्शन आप लोगों को सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों लड़की का व्यवहार इस प्रकार होगा, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो है, वाइगोत्स्की के अनुसार लड़की अपनी निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने का प्रयास करेगी, वहीं जीन पियाजे के अनुसार वह लड़की की अहं केंद्रित भाषा भी होती है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे, इन सभी प्रश्नों का अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है कि जीन पियाजे जी के अनुसार जो है अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक होता है। जीन पियाजे जी के अनुसार अधिगम के लिए आवश्यक होता है वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता का पुनर्बलन, या शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज होगी। राइट ऑप्शन चुनेंगे। जीन पियाजे जी के अनुसार अधिगम के लिए जो इनमें से आवश्यक है वह यह है कि शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज हो जाएगी। और यह सी-टेट में आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के डर से, आपके सिलेक्शन के डर से दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। देखिए दोस्तों, वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए किस विधि की वरीयता देंगे। मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यय स्मरण के प्रश्न, वस्तुपरक, बहुविकल्पीय प्रश्न के प्रकार या सहयोगी प्रोजेक्ट। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मानकीकृत परीक्षण पर आप या मानकीकृत परीक्षण विधि को आप वरीयता देंगे। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया था। दोस्तों जो बाल केंद्रित शिक्षा है इसका समर्थन जो है किस विचारक द्वारा किया गया था। बीएफ स्किनर द्वारा, जॉन डीवी द्वारा, एरिक एरिक्सन द्वारा या चार्ल्स डार्विन द्वारा किया गया था। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन जो है किस विचारक द्वारा किया गया, तो यह आपके जॉन डीवी द्वारा किया गया था। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड है कि जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय का उदाहरण क्या है। फैक्ट्री विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय, पब्लिक विद्यालय या सामान्य विद्यालय होगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सभी लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे। जी हाँ, लाजवाब प्रश्न, लाजवाब क्लास चल रही है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जॉन डीवी के द्वारा समर्थित लैब का उदाहरण क्या हो जाएगा, प्रगतिशील विद्यालय हो जाएगा। क्योंकि आप दोस्तों पढ़े होंगे कि पहली बात तो यह कि बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत जो होते हैं हस्तपरक गतिविधियों पर अधिक बल दिया जाता है। और भारतीय शिक्षाविद गिजू भाई की बाल केंद्रित शिक्षा के नेत्र क्षेत्र में विशेष एवं उल्लेखनीय भूमिका रही। किसकी रही है, गिजू भाई की। ठीक है, और बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में समझाने एवं इसे क्रियान्वित रूप से देने के लिए उन्होंने इसमें संबंधित कई प्रकार की पुस्तकें भी क्रियान्वित की है। और एक जॉन डीवी का एक आपका मत भी है, कथन भी है, क्या है कि जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रणाली है जिसके अंतर्गत शिक्षक, बालक एवं पाठ्यक्रम आता है। अगर ये आ जाए कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रणाली है, किसका कथन है, तो आपके जॉन डीवी का कथन है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस भारतीय शिक्षाविद की भूमिका सर्वाधिक उल्लेखनीय रही है। तो दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस भारतीय शिक्षाविद की भूमिका सर्वाधिक उल्लेखनीय रही है। अरविंद घोष की, महात्मा गांधी की, गिजू भाई की, रविन्द्रनाथ टैगोर की। तो महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, और बाल केंद्रित शिक्षा में जो है भारतीय शिक्षाविद की भूमिका जो सर्वाधिक उल्लेखनीय है वह आपकी गिजू भाई हैं। मैंने अभी आपको बताया कि गिजू भाई की बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में विशेष एवं उल्लेखनीय भूमिका रही है।
तो क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। सभी मेरे प्यारे में वीडियो को लाइक करते जाएंगे, आपका अपना परिवार है, शिक्षकों का परिवार है, आप सभी शिक्षकों को नमन है दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम है। आइए इस प्रश्न को देख लेते हैं, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है। शिक्षा के अंतर्गत पिछड़े हुए और मंदबुद्धि तथा प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का विशेष पाठ्यक्रम देने का प्रयास किया जाता है। किस शिक्षा के द्वारा किया जाता है? किस शिक्षा के अंतर्गत पिछड़े हुए और मंदबुद्धि तथा प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का विशेष पाठ्यक्रम देने का प्रयास किया जाता है? प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत, नवीन शिक्षा के अंतर्गत, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत या सर्व शिक्षा के अंतर्गत? तो जो पिछड़े हुए और मंदबुद्धि के या प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी शिक्षा का विशेष पाठ्यक्रम देने का प्रयास किस शिक्षा द्वारा किया जाता है? तो वह आपकी शिक्षा है दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा। जी हाँ दोस्तों, तीसरा ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। अगर मान लीजिए कोई एक बाल केंद्रित कक्षा है, क्योंकि आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, आप सभी के लिए बेस्ट प्रश्न यह है कि आप सभी लोग शिक्षक होने के नाते ये बताइए कि आपकी कक्षा बाल केंद्रित कक्षा है तो आपके बच्चे सामान्यतः सीखते हैं व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप में सीखेंगे, मुख्य रूप से शिक्षक से या व्यक्तिगत रूप से या समूहों से सीखेंगे। तो दोस्तों एक जब बाल केंद्रित कक्षा होती है आपकी, उसमें जो बच्चे सामान्यतः सीखते हैं वह व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में सीखते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, लाजवाब प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। सभी लोग जानते हैं जो प्रेजेंट टाइम की शिक्षा पद्धति के बारे में बात करेंगे, इसमें बाल केंद्रित शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाता है। तो इनमें से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? नेगेटिव प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के प्रश्न आना है। तो कौन सा आपका बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? देखिए, बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना यह आपकी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता होगी। बालक के मनोविज्ञान को समझना, बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पे जोर देना। ठीक है, और चौथा क्या है, बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उनकी समस्याओं को दूर करना। अब आप बताइए बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है, कौन सी विशेषता नहीं होगी? ठीक है, तो देखिए मैं बता देता हूँ, बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना यह आपके बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता है। बालक के मनोविज्ञान को समझना यह भी विशेषता है। बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उनकी समस्याओं को दूर करना यह भी विशेषता है। लेकिन बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराना, जो ये केवल शब्द है ना, तो ये केवल शब्द बालकों के लिए ये निगेटिव वर्ड है। पेडागॉजी में दो वर्ड आपको पहचानना है, एक पॉजिटिव वर्ड क्या होता है, एक निगेटिव वर्ड होता है। तो केवल जो शब्द है या निगेटिव वर्ड है, तो आपका निगेटिव प्रश्न पूछा गया था नहीं, यानी कि निगेटिव प्रश्न, तो आपका निगेटिव ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, नकारात्मक प्रश्न। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। हर क्लास हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है दोस्तों। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को सपोर्ट मिलता है, प्यार मिलता है, इसीलिए हम इसी वजह से मोटिवेट होकर वीडियोज क्लासेज जो है चल रही हैं, डेली ला पा रहे हैं आप लोगों का सबका प्रेम और स्नेह और सपोर्ट की वजह से। तो इसी तरह सपोर्ट करते रहें। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आजकल शिक्षा के विभिन्न आधारों पर विशेष जोर दिया जाता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के एक समर्थक के रूप में आपके अनुसार बालक की शिक्षा निम्नलिखित के किस पर आधारित होनी चाहिए? सभी लोग जानते हैं जो आजकल की शिक्षा है दोस्तों, विभिन्न आधारों पर विशेष जोर दिया जाता है। लेकिन आपके अनुसार जो है आधुनिक शिक्षा प्रणाली के एक समर्थक के रूप में, अगर आप आधुनिक शिक्षा प्रणाली को समर्थक कर रहे हैं, उस रूप में आपके अनुसार बालक की शिक्षा जो है किस पर आधारित होनी चाहिए? बालक के आर्थिक स्तर पर, तो यह निगेटिव वर्ड है, आर्थिक शब्द ये भी निगेटिव वर्ड है। बालक की सामाजिक स्तर पर, बालक की इच्छा एवं रुचि पर, बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं और संवेगों पर। तो आपके अनुसार बालक की शिक्षा किस पर आधारित होनी चाहिए? तो फोर्थ ऑप्शन होगा, बालक की मूलभूत प्रवृत्तियां, प्रेरणाओं और संवेगों पर आधारित होनी चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार किसका महत्व सर्वाधिक होगा? आपको पता है आपके सिलेबस के आधार पर सभी प्रश्न हो रहे हैं। अभी हमने जीन पियाजे जी, कोहलवर, वाइगोस्की के प्रश्न देखे, जहां से 8-10 प्रश्न आपके कंप्लीट हुए। और ये आपका जो है बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी प्रश्नों को इसमें कंबाइंड किया गया है। ठीक है, क्योंकि यह चैप्टर आपका बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा का ही चल रहा है। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रश्न है,
बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक होगा। ठीक है, आप बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक हैं, आपके अनुसार किसका जो है सर्वाधिक महत्व होगा, सभी लोग कमेंट करेंगे। शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है, शिक्षक कितना ज्ञानी, आकर्षक, गुणयुक्त है, शिक्षक अपने विद्यालय को कितना अधिक भव्य दर्शा पाने में सक्षम है, यानी बड़ा दर्शा पाने में सक्षम है, या शिक्षक की पहचान का दायरा कितना विस्तृत है। तो दोस्तों, बाल केंद्रित समर्थक के तौर पर आपके अनुसार जो है किसका महत्व सर्वाधिक होगा, तो सभी लोग जानते हैं कि शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर सकता है, यह शिक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जी हाँ, कि यह शिक्षक जो है बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है, हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता। देखिए, ज्यादातर प्रश्न यह आते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा के द्वारा क्या क्या संभव हो सकते हैं, लेकिन इसमें यह बताना है कि क्या संभव नहीं हो सकता, यह भी निगेटिव प्रश्न है। तो बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार, प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना, प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना। तो ये जो नहीं आ गया, ये नहीं, निगेटिव वर्ड आपको मेल खा रहे हैं, इसी का आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। यह दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा का संभव है और करना है, यह उद्देश्य है, विशेषता है। उद्देश्य यही है कि प्रत्येक बालक का पृथक रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या गया कि पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, तो यह आपका संभव नहीं हो सकता बाल केंद्रित शिक्षा पर। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि बाल केंद्रित शिक्षा का चैप्टर चल रहा है, यहाँ से 2-3 प्रश्न आते हैं, तो आज आपके 2-3 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखनी जो है अधिक आवश्यक होती है। बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक है। शिक्षक के लिए बालक के व्यवहार के मूल आधारों के बारे में जानने से अधिक आवश्यक यह है कि उसके परिवार के बारे में जाने। शिक्षक केवल बालक की रुचियों को जाने। शिक्षक को बालक के बारे में भले ही कुछ जानकारी ना हो, किंतु उसके परिवार आर्थिक स्थिति के बारे में अवश्य जाने। तो आर्थिक स्थिति जब भी आ जाए निगेटिव वर्ड है, तो यह ऑप्शन हो ही नहीं सकता। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियां, योग्यताओं, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए दोस्तों, अगर आप शिक्षक हैं तो आप अगर बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में अगर लाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यह होगा कि जो है बालक के संबंध में आपके लिए, यानी शिक्षक होने के नाते शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों की आवश्यकताएं, मानसिक स्तर, रुचियां, योग्यताओं के व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान बालक के बारे में आप शिक्षकों को होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है, बाल केंद्रित शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नेगेटिव प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है बाल केंद्रित शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में। पाठ्यक्रम का विकास व्यक्तित्व विभिन्नताओं, प्रेरणाओं, मूल्यों एवं सीखने के सिद्धांतों के मनोवैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम बनाने में शिक्षक यह ध्यान रखता है कि शिक्षार्थी की और समाज की क्या आवश्यकताएं हैं और सीखने की कौन सी क्रियाओं में ये आवश्यकताएं सर्वोत्तम रूप पे पूर्ण हो सकती हैं। और तीसरा और चौथा ऑप्शन है कि क्रियात्मक होने के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम एक समुचित मनोवैज्ञानिक पर आधार पर स्थापित हो, ये भी है, लेकिन तीसरा आपका नहीं होगा, क्योंकि पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक की आवश्यकताएं एवं विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का ध्यान रखा रहना चाहिए। ठीक है, तो शिक्षक की आवश्यकता और विद्यालय की उपलब्ध सुविधाओं का ध्यान नहीं दिया जाना, यह निगेटिव वर्ड है, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में करना है। तो बालकों का अगर यहाँ पे आपका दिया होता, क्या दिया होता कि आपका पाठ्यक्रम बनाते समय बालकों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, तो बालकों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो दे दिया गया कि शिक्षक की आवश्यकता का ध्यान रखना, यह बाल केंद्रित शिक्षा नहीं है, क्योंकि बाल केंद्रित जो शिक्षा है यह बालकों के लिए। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, निगेटिव वर्ड हो जाएगा, निगेटिव ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों,
प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है? बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है कि जो प्रोजेक्ट प्रणाली है दोस्तों, तो प्रोजेक्ट प्रणाली जो है किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है? पारंपरिक शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, वैदिक शिक्षा या इनमें से कोई नहीं? तो सभी लोग जानते हैं जो प्रोजेक्ट प्रणाली है यह किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत आपका किया जाता है? तो यह प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत किया जाता है। प्रोजेक्ट और प्रगत, ये आपको यहाँ पे वर्ड आपका क्या है? देखिए आप एक क्या होते ट्रिक होती है, अपने आप को ट्रिक बनाइए। ये सारी चीज़ें मैं ज़्यादातर वर्डों में ट्रिक बनाता हूँ, वर्डों में, ठीक है, अक्षरों में। तो प्रा और प्रा यहाँ पे मिल रहे हैं तो ये आपको ध्यान आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में हो नहीं सकता, तो ये आपको एक चूज करने के लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। ध्यान आ जाएगा कि जयसवाल सर वैसे बताए थे, ठीक है, अगर एग्जाम में आया प्रश्न। तो प्रोजेक्ट प्रणाली का अनुप्रयोग किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है? प्रगतिशील शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 2-3 प्रश्न और हैं। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए? अगर आपकी प्रगतिशील शिक्षा है तो उसके अंतर्गत किस बात को ध्यान आप लोगों को रखना होगा? इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है, यानी आपकी जो प्रगतिशील शिक्षा है इसमें आपको शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है। इसमें सिद्धांतों को रटने पर जोर दिया जाता है। इसमें बालकों की प्रगति के लिए सैद्धांतिक शिक्षा दी जाती है। इसमें केवल बालक के नैतिक एवं सामाजिक विकास पर जोर दिया जाता है। तो दोस्तों प्रगतिशील शिक्षा की बात करते हैं, इसमें जो ध्यान दिया जाता है इस बात को, वह यह बात है कि शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में आत्मानुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए? दोस्तों प्रगतिशील शिक्षा का आपका चैप्टर है और इस प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में आत्मानुशासन के विकास के लिए किस पर जोर दिया जाना चाहिए? अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त आदेश, बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आत्मानुशासन के विकास पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए, आत्मानुशासन के लिए विभिन्न दृष्टांतों द्वारा बालकों को समझाने पर। तो प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में आत्मानुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए? वह कि बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर सबसे अधिक जोर दिया जाना चाहिए। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया गया है? बालकों को प्रेरित करने के लिए उन्हें महापुरुषों की जीवनी, प्रेरणादायी नाटक, उत्कृष्ट वैज्ञानिकों इत्यादि के बारे में बताना चाहिए। यह किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? यानी आप शिक्षक शिक्षिका होने के नाते, अध्यापक अध्यापिका होने के नाते, अगर आप अपने बच्चों को प्रेरित करने के लिए, आप अपने विद्यार्थियों शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के लिए महापुरुषों की जीवनी, प्रेरणादायी नाटक, उत्कृष्ट वैज्ञानिक के अधिकार इत्यादि के बारे में बताना जो चाहिए, तो यह किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? प्रेरणा सिद्धांत, लोकतांत्रिक, सर्वांगीण विकास या चयन सिद्धांत? तो ये सारी चीजें बताना बालकों में, तो ये किस सिद्धांत का आएगा? प्रेरणा, क्योंकि आप प्रेरणा दे रहे हैं, महापुरुषों की जीवनी बताएंगे तो उनकी प्रेरणा बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं, इन्होंने ऐसा किया है, ठीक है। तो बच्चों में एक जिज्ञासा और प्रेरणा उत्पन्न होती है, ठीक है। और नाटक, उत्कृष्ट वैज्ञानिक जब देखते हैं, जब भी आपके APJ अब्दुल कलाम के बारे में जब आप बच्चों से, ठीक है, चर्चा करते हैं तो बच्चों में एक अगर जिज्ञासा आती है, ठीक है, एक महान व्यक्ति थे तो इनकी महान व्यक्ति महापुरुषों की जीवनी बताना, ये बालकों के लिए प्रेरित करना, ये प्रेरणा के सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में छोटा छोटा फीडबैक, प्यारा प्यारा फीडबैक जरूर दें, क्योंकि शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन सर्वोपरि है। मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, जितने मेरे भाई बहनें सब्सक्राइब कर लिए हैं, बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद, दिल से धन्यवाद है दोस्तों। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सिलेक्शन 100% प्योर एंड श्योर है, क्योंकि आप लोग जो प्रश्न कर रहे हैं सभी आपके सिलेबस, आपके एग्जाम पैटर्न पर है। 100% यहीं से प्रश्न आएंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में जरूर मिले, हर क्लास की नोटिफिकेशन मिले। और प्लेलिस्ट में ये होता है, बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं कि सर प्लेलिस्ट कहाँ से मिले, तो ये जब वीडियोज में जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ आपको सारी प्लेलिस्ट में होता है कि सब कुछ आपको एक ही, गणित की आपकी प्लेलिस्ट देखेंगे, वर्ग 3 बाल विकास की देखेंगे, पर्यावरण की देखेंगे, तो चैप्टर वाइज आपकी मिल जाती, तो एक साइड मतलब एक तरफ से आप लोग देख सकते हैं, वहाँ अच्छी तैयारी आपकी हो सकती है आपके चॉइस के अनुसार। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए,
और मैं हमेशा कहता हूँ, हमेशा अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। धन्यवाद सभी का।